हेलो गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एलर्जी के बारे में। एक इम्यून सिस्टम का डिसऑर्डर है। तो बात करें एलर्जी, तो एलर्जी क्या होता है भाई? ये एक एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्जैजरेटेड? इसका मतलब होता है कि ज़्यादा ही रिस्पॉन्स जनरेट हो जाना। तो एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टुवर्ड्स एनी एंटीजन। अगर कोई एंटीजन आए बॉडी में और हमारी बॉडी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करे, लेकिन ये रिस्पॉन्स नॉर्मल ना हो बल्कि बहुत अब नॉर्मली हाई हो, तो उसे हम एलर्जी की कैटेगरी में रखते हैं। एलर्जी को कॉज करते हैं एलर्जेंस। व्हाट आर एलर्जेंस? ये एक्चुअल में सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे कि पॉलन ग्रेन कईयों के लिए हो सकता है कि एलर्जी कॉज करे। इसके अलावा डस्ट पार्टिकल्स भी एलर्जी कॉज करते हैं। एनिमल डेंडर्स भी जो हैं वो एलर्जी कॉज करते हैं। व्हाट आर एनिमल डेंडर्स? भाई जो फर वगैरह होते हैं, किसी कुत्ते के या बिल्ली के फर हुआ या फिर कोई हेयर पार्टिकल्स होंगे, वो भी कई लोगों में एलर्जी करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक्चुअल में एलर्जी में एंटीबॉडी भी इन्वॉल्व होती है। एंटीबॉडी का नाम है IgE। काम कैसे करती है ये? हमारी बॉडी में कुछ सेल्स होती हैं जिसका नाम है मास्ट सेल। ये मास्ट सेल हमारी बॉडी के अंदर हिस्टामिन और सेरोटोनिन जैसे सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करती है। ये जो सब्सटेंसेस हैं ये बॉडी में हीलिंग प्रोसेस के लिए ज़रूरी होते हैं। IgE जो है वो मास्ट सेल को एक तरीके से क्या करती है? स्टिम्युलेट करती है। IgE बॉडी में कब बनेगी? IgE बॉडी में एक्चुअल में एलर्जी कॉज करती है, और ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलती है जिनके अंदर एलर्जी वाली प्रॉब्लम है। तो IgE बॉडी ने बहुत सारी बना रखी है। जैसे ही वो पार्टिकल आया, IgE पहले एक्टिवेट हुई और वो जाकर मास्ट सेल को एक्टिवेट करती है, स्टिमुलेट करती है। अब मास्ट सेल जो है वो क्या करेगी? वो रिलीज करेगी हिस्टामिन और सेरोटोनिन। ये दो सब्सटेंसेस जो हैं ये रिलीज करेंगे, और सारे जो इफेक्ट आते हैं एलर्जी में, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, वो सारे के सारे इफेक्ट इन्हीं दोनों हार्मोन्स की वजह से आते हैं। आप इन्हें हार्मोन बोल सकते हो। जैसे कि स्नीजिंग एक इफेक्ट है, यानी बहुत जल्दी छींक आना, बहुत ज़्यादा छींक आना। वाटरी आइज, आंखों में पानी आ जाना, ये एक नॉर्मल सिम्टम है। इसके अलावा रनिंग नोज, नाक का बहना, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम होती है एलर्जी में। और ब्रीदिंग करने में डिफ़िकल्टी होना, तो डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग में डिफ़िकल्टी होना। तो ये सारे रिस्पॉन्सेस जनरेट हो जाएंगे बॉडी के अंदर। अब एलर्जी अगर हो गई है तो हम क्या कर सकते हैं? हम एंटी एलर्जेंस ले सकते हैं। व्हाट आर एंटी एलर्जेंस? जो कि एलर्जिक रिस्पॉन्स को कम कर दें। जैसे आपने नाम सुना होगा, एक फेमस ड्रग है सिट्राजिन या फिर एविल। ये ऐसे ड्रग्स हैं जो कि क्या करते हैं? एलर्जी को कम करते हैं। तो मैं यहाँ पे एंटी हिस्टामिन ड्रग्स ले सकता हूँ, जैसे कि एंटी हिस्टामिन ड्रग्स में आती है सिट्राजिन। इसके अलावा एड्रेनलिन का भी यूज़ किया जा सकता है एलर्जी को कम करने के लिए, और कॉर्टिसोल का इंजेक्शन दिया जाता है। कॉर्टिसोल एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है, और कॉर्टिसोल का इंजेक्शन दिया जाता है पेशेंट को जब उसमें बहुत ही ज़्यादा एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। कुछ डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं जो कि एलर्जी की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि सबसे पहले है भाई ब्रोंकियल एस्थमा। ये डिसऑर्डर्स जो हैं एलर्जी की कैटेगरी में आते हैं। जो अस्थमा है वो एक्चुअल में एलर्जी है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है ब्रोंकाई से, ब्रोंकियोल से। ओके, एग्जैक्टली होता क्या है? तो अगर हम देखें तो मैं ये ब्रोंकाई बनाता हूं, इसके अंदर यहाँ पे सेल्स वगैरह प्रेजेंट होंगी।
इवन ब्रोंकाई वगैरह में सीलिया वाली सेल्स होती हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को ट्रैप करने का काम करती हैं, तो ये सीलिया जैसा आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कोई पार्टिकल आएगा जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, तो होगा ये कि यहाँ की जो सेल्स हैं वो एक्सेसिव में म्यूकस सिक्रीट करना शुरू कर देती हैं और म्यूकस की वजह से ये जो पाथ है ये ब्लॉक हो जाना शुरू हो जाता है। तो ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे एक्सेसिव म्यूकस जमा हो रहा है। ओके, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हो सकता है, ब्लॉकेज हो सकता है ब्रोंकाई या फिर ब्रोंकियोल का। तो ब्लॉकेज जब हो जाएगा तो दिक्कत आएगी सांस लेने में, तो एयर का पैसेज जो बेसिकली ब्लॉक हो गया है। इसे रोकने के लिए या फिर इस रिस्पॉन्स को एक तरीके से न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्रोंकोडायलेटर्स की जरूरत पड़ती है। व्हाट आर ब्रोंकोडायलेटर्स? जो डायलेट करने का मतलब होता है डायमीटर को बढ़ा देना। तो ब्रोंकोडायलेटर यहाँ पे आता है और इसके डायमीटर को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से कम एयर का जो पैसेज है प्रॉपर वो खुल जाए। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमें देखना है वो है हे फीवर। ये भी एक एलर्जिक रिस्पॉन्स है। हे फीवर में क्या होता है, ज्यादातर हे फीवर्स जो हैं वो पॉलन ग्रेन्स की वजह से होती हैं, बाय पॉलन ग्रेन्स, और एक अलग तरीके का रिस्पॉन्स यहाँ पे जनरेट होता है। यहाँ पे जो म्यूकोसा है हमारी बॉडी में, कहाँ की, आंखों वाली और अपर रेस्पिरेटरी पैसेज। देखो एस्थमा के अंदर लोअर रेस्पिरेटरी था, यहाँ पे अपर रेस्पिरेटरी पैसेज के अंदर बहुत हैवी सिक्रीशन होता है म्यूकस का, तो हाइपर सिक्रीशन करना शुरू कर देती है। म्यूकोसा ऑफ आई एंड अपर रेस्पिरेटरी पैसेज शो हाइपर सिक्रीशन ऑफ म्यूकोसा नहीं म्यूकस, सॉरी। ओके, तो ये है हे फीवर। ऐसे लोगों को आंख में बहुत जल्दी जल्दी पानी आता है और उनकी नाक बहुत ज़्यादा बहती है जब भी वो किसी स्टिमुलेंट के कांटेक्ट में आते हैं। थर्ड जो है वो है एनाफाइलेटिक शॉक। ये सारे नाम आपके एनसीईआरटी में हैं, इनको मैं बस थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ। ये डिटेल हो सकता है आपको लगे अननेसेसरी, बट इन डेप्थ समझने के लिए ये डिटेल अगर आपके पास में होगी तो ज़्यादा आसान है एग्जाम के अंदर आने वाले क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। तो एनाफिलेटिक शॉक जो है वो सीवियर फॉर्म है। सीवियर फॉर्म मतलब एलर्जी बहुत ही ज़्यादा एग्जैजुरेट हो चुकी है। इसमें होता क्या है कि ये जो मास्ट सेल है, अभी हमने देखा था मास्ट सेल क्या सिक्रीट करती है, सिक्रीशन करती है किसका, हिस्टामिन की। अब हिस्टामिन के बारे में एक चीज आपको ध्यान रखनी है, एक तो ये लार्ज अमाउंट में अगर सिक्रीट हो जाए, वैसे ये वैसोडायलेटर होता है, मतलब ये वेसल्स को, ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, डायलेट कर देता है। तो ये अगर लार्ज अमाउंट में सिक्रीट हो गया तो ये वैसोडायलेशन कर देगा। ठीक है, और इंक्रीज कर देता है परमिएबिलिटी ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की परमिएबिलिटी को ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब क्या है, देखो जब बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह होता है तो वहां पे मास्ट सेल जो है वो हिस्टामिन रिलीज करती है ताकि ब्लड का फ्लो, मतलब वेसल्स डायलेट हो जाए, ब्लड का फ्लो वहां पे बढ़े, WBC वहां पे ज्यादा पहुंचे। लेकिन एनाफिलिटिक शॉक में क्या होता है, ये हिस्टामिन बहुत ज्यादा अमाउंट में है तो बहुत सारे अमाउंट में ब्लड वेसल्स जो है वो वैसोडायलेट हो जाती है, उनका जो डायमीटर है वो बढ़ जाता है। मान लो पहले ये वेसल्स का इतना डायमीटर था, बाद में ये डायमीटर इतना हो गया। दूसरा क्या इंक्रीज कर दिया, इसने इंक्रीज कर दी परमिएबिलिटी ब्लड वेसल की, मतलब अब जो ब्लड का कंटेंट है वो बाहर ECF में जाना शुरू हो गया। व्हाट इज ECF? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, जिसकी वजह से ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाता है। जैसे जैसे बाहर सब्सटेंस जाएगा ब्लड का वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। और ब्लड प्रेशर, क्योंकि ये जो वेसल्स है ये डायलेट हो चुके हैं, ये भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है।
ठीक है। और अगर ये ब्लड प्रेशर एक क्रिटिकल पॉइंट से नीचे चला जाए, बिलो क्रिटिकल पॉइंट, तो पर्सन जो है वो मर भी सकता है, ये डेथ भी कॉज कर सकता है ये सिचुएशन। एनाफ्लिटिक शॉक में हम कॉर्टिसोल का इंजेक्शन वगैरह देते हैं ताकि जो पेशेंट है वो एक तरीके से नॉर्मल कंडीशन में आ पाए। तो ये थे सारे के सारे एलर्जिक रिस्पॉन्सेस। थैंक यू सो मच।